रेशमा ताई पूरे शहर में एक पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक सोच वाली महिला के रूप में जानी जाती थी। अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलने वाली, कॉलेज में लेक्चरर रह चुकी, समाज में जिनकी राय को अंतिम समझा जाता था। मगर इसी रेशमा ताई के भीतर एक ऐसा अहंकार पल रहा था जो किताबों में नहीं, बल्कि उनके अकेलेपन और अधूरे सपनों में जन्मा था। जब सनी की शादी अन्नू से तय हुई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सबको कहा था कि उन्हें बहू नहीं, बेटी चाहिए। मगर अन्नू जब पहली बार उस घर की दहलीज पर आए, तब रेशमा ताई की आंखों ने उसकी साड़ी, उसके हाथों की झिझक, उसकी शांत मुस्कान और उसकी आंखों में छुपा डर सब कुछ पढ़ लिया था। अनु कोई कमजोर लड़की नहीं थी, वह पढ़ी लिखी थी, अपने आत्मसम्मान के साथ जीना जानती थी। लेकिन उसका स्वभाव शांत था। वह आग नहीं, नदी थी जो चुपचाप बहती है, और रेशमा ताई को यही नदी सबसे ज्यादा खतरनाक लगती थी, क्योंकि आग को तो बुझाया जा सकता है, मगर नदी रास्ता खुद बना लेती है। सनी अपनी माँ की इज्जत करता था, उनकी हर बात को सही मानता था, और अन्नू अपने पति से प्यार, इसलिए वह हर बात सह जाती थी। मगर पहले ही दिन रेशमा ताई ने एक अदृश्य परीक्षा शुरू कर दी थी। सुबह की चाय में शक्कर कम थी, तो कहा गया कि पढ़ी लिखी बहू को स्वाद का भी ज्ञान नहीं। नाश्ते में रोटी थोड़ी कड़ी थी, तो ताना मिला कि मायके में तो शायद नौकर रहे होंगे। अन्नू हर ताने पर मुस्कुरा देती, मगर रात को तकिए में उसका आंसू चुपचाप समा जाता। सनी सब देखता था, मगर समझ नहीं पाता था कि माँ की बातें सुधार है या जहर। रेशमा ताई को अन्नू की चुप्पी खलती थी। उन्हें लगता था कि यह लड़की सवाल नहीं करती, विरोध नहीं करती, क्योंकि यह भीतर कुछ पकाए बैठी है। और यही सोच धीरे धीरे एक रणनीति बन गई। रेशमा ताई ने अन्नू की पढ़ाई को ही उसका हथियार बना दिया। हर रिश्तेदार के सामने कहना शुरू किया कि आजकल की बहुएं ज्यादा पढ़कर घर तोड़ देती हैं, और अन्नू हर बार शर्म से सिर झुका लेती, जबकि वही अन्नू रात को अपने कमरे में किताब खोलती, मगर पढ़ नहीं पाती। अक्षर धुंधले हो जाते, क्योंकि उसका मन घर में अपनी जगह ढूंढ रहा था। एक दिन रेशमा ताई ने अचानक घोषणा कर दी कि वे एक सामाजिक संस्था शुरू कर रही हैं जहां आदर्श बहुओं पर भाषण दिया जाएगा, और अन्नू को बिना पूछे उस मंच पर खड़ा कर दिया गया। भीड़ के सामने रेशमा ताई ने कहा कि मेरी बहू बहुत समझदार है, मगर समझदारी कभी कभी जरूरत से ज्यादा भी हो जाती है। अन्नू के कानों में यह वाक्य हथौड़े की तरह बजा, मगर उसने मंच पर सिर झुकाकर सब सह लिया। वही सनी पहली बार असहज हुआ। उसे लगा कि माँ कुछ ज्यादा कर रही हैं, मगर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसी रात अन्नू ने पहली बार रेशमा ताई से नजर मिलाकर बात की। उसने कहा कि ताई, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो आप मुझे अकेले में समझा सकती हैं, भीड़ के सामने नहीं। रेशमा ताई मुस्कुराई, मगर वह मुस्कान बर्फ जैसी ठंडी थी। उन्होंने कहा कि जब बहू समाज में इज्जत चाहती है, तो समाज में ही सुधरना भी पड़ता है। और उसी पल अन्नू को समझ आ गया कि यह सिर्फ सास बहू का रिश्ता नहीं, यह एक मानसिक युद्ध है, जहां हथियार शब्द हैं और चोट आत्मा पर लगती है। अन्नू ने तय कर लिया कि वह अब सिर्फ सहन नहीं करेगी, मगर जवाब भी चिल्लाकर नहीं देगी। वह वही करेगी जो रेशमा ताई ने कभी नहीं सीखा था, धैर्य के साथ रणनीति। अगले दिनों में अन्नू ने घर को और बेहतर संभालना शुरू किया। सनी का ख्याल, रेशमा ताई की पसंद, सब कुछ, मगर साथ ही उसने घर की पुरानी फाइलें, रेशमा ताई के अधूरे प्रोजेक्ट, उनकी छोड़ी हुई सामाजिक योजनाएं पढ़नी शुरू की। वह धीरे धीरे समझने लगी कि रेशमा ताई का घमंड उनकी असफलताओं का कवच है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक शाम जब बिजली चली गई और घर अंधेरे में डूबा, रेशमा ताई ने पहली बार कांपती आवाज में कहा कि उन्हें अंधेरे से डर लगता है। अन्नू चुपचाप दिया लेकर आए और उनके पास बैठ गई। उस अंधेरे में पहली बार दो औरतें आमने सामने थीं, बिना मुखौटे, बिना भाषण, और उसी पल कहानी ने करवट ली, क्योंकि अन्नू ने तय कर लिया था कि वह इस घर में या तो टूटेगी नहीं, या फिर इस व्यवस्था को बदल कर रहेगी। और रेशमा ताई ने अनजाने में महसूस किया कि जिस बहू को वह कमजोर समझ रही थी, वही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। यही से शुरू होती है असली आग, असली खेल और असली इम्तिहान, जो आगे सनी को भी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करेगा जहां उसे माँ और पत्नी में से नहीं, बल्कि सच और झूठ में से एक को चुनना होगा। अंधेरे में दिए की लौ जब हल्की हल्की कांप रही थी, तब अन्नू को पहली बार एहसास हुआ कि रेशमा ताई के भीतर जो डर छुपा है, वह उनके ज्ञान से कहीं बड़ा है। उसी रात के बाद घर का माहौल बाहर से सामान्य दिखता रहा, लेकिन भीतर एक अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका था। रेशमा ताई अब खुलकर ताने नहीं मारती थी, बल्कि शब्दों में मिठास और अर्थों में जहर भरने लगी थी। वे हर सुबह अन्नू से हालचाल पूछती, उसके काम की तारीफ करती, लेकिन दोपहर तक किसी न किसी रिश्तेदार के सामने ये कहना नहीं भूलती कि आजकल की लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख कर भावनात्मक जिम्मेदारियों से बचना चाहती हैं। अन्नू सब सुनती थी, मगर अब उसका मौन पहले जैसा बेबस नहीं था, वह मौन अब तैयारी था। सनी को ये बदलाव समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि माँ और पत्नी दोनों ठीक हैं, बस सोच का फर्क है, और यही भ्रम उसकी सबसे बड़ी गलती बनता जा रहा था।
एक दिन रेशमा ताई ने घर में एक नई घोषणा की कि वे एक महिला सशक्तिकरण सेमिनार करवा रही हैं और इस बार अन्नू को मंच पर सिर्फ खड़ा नहीं रहना होगा बल्कि अपने विचार रखने होंगे। अन्नू ने पहली बार बिना झिझक कहा कि अगर मंच है तो सच भी होगा। रेशमा ताई मुस्कुरा दी। उन्हें लगा ये लड़की अब भी मासूम है। उन्हें क्या पता था कि अन्नू ने हर किताब, हर फाइल और हर अधूरी योजना को पढ़कर रेशमा ताई के विचारों की जड़ें समझ ली थी। सेमिनार वाले दिन सभागार भरा हुआ था। रेशमा ताई ने हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भाषण शुरू किया। आधुनिक बहू, आदर्श परिवार और संस्कारों की बातें की। फिर उन्होंने अन्नू को बुलाया। सबको लगा अन्नू हमेशा की तरह सिर झुकाकर 2 लाइन बोलेगी, लेकिन उस दिन अन्नू की आवाज में न कंपन था, न डर। उसने कहा कि पढ़ी लिखी बहू घर तोड़ती नहीं है, बल्कि वह घर को सवालों के साथ जोड़ती है, क्योंकि सवाल नहीं होंगे तो अन्याय परंपरा बन जाएगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। रेशमा ताई के चेहरे की मुस्कान पहली बार डगमगाई। अन्नू ने आगे कहा कि आदर्श बहू वही नहीं जो चुप रहे, बल्कि वही होती है जो गलत को गलत कहने का साहस रखे, बिना परिवार तोड़े, बिना रिश्ते जलाए। वह सीधे किसी का नाम नहीं ले रही थी, मगर हर शब्द रेशमा ताई की सोच पर चोट कर रहा था। सनी दर्शकों में बैठा पसीना पोंछ रहा था। उसके भीतर पहली बार पत्नी के लिए गर्व और मां के लिए असहजता एक साथ पैदा हुई। सेमिनार के बाद रेशमा ताई ने अन्नू से कुछ नहीं कहा। ये चुप्पी तानों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। रात को रेशमा ताई अपने कमरे में अकेली बैठी। उन्हें अपने कॉलेज के दिन याद आए, जब उन्होंने भी सवाल उठाए थे, जब उन्होंने भी समाज से लड़ना चाहा था, मगर शादी, जिम्मेदारियां और समझौते करते करते वे खुद उसी ढांचे की रक्षक बन गई थी जिसे कभी तोड़ना चाहती थी। अगले दिन उन्होंने सनी को बुलाया और पहली बार खुलकर कहा कि अन्नू उन्हें चुनौती दे रही है। सनी ने हिम्मत करके कहा कि शायद अन्नू सिर्फ अपनी बात रख रही है। ये सुनते ही रेशमा ताई भड़क उठी। उन्होंने कहा कि जब बहू अपनी बात रखने लगे तो समझ लो घर की नींव हिलने लगी है। उसी पल सनी को एहसास हुआ कि यह सिर्फ माँ बेटे की बातचीत नहीं, बल्कि पीढ़ियों की सोच का टकराव है। घर में तनाव बढ़ने लगा। रिश्तेदारों के फोन आने लगे। कोई रेशमा ताई के पक्ष में था, कोई अन्नू की हिम्मत की तारीफ कर रहा था। अन्नू पर दबाव डाला गया कि वह माफी मांग ले, चुप हो जाए, लेकिन इस बार उसने साफ कहा कि वह माफी गलती की मांगती है, सच की नहीं। सनी बीच में फंस चुका था। उसने पहली बार माँ से कहा कि अन्नू को नीचा दिखाना बंद करें। रेशमा ताई को ये बात बेटे के मुंह से सुनने की उम्मीद नहीं थी। उनके भीतर वर्षों से दबा असुरक्षा का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उन्होंने अन्नू पर घर तोड़ने का आरोप लगाया। अन्नू की आंखों में आंसू आए, लेकिन उसकी आवाज स्थिर रही। उसने कहा कि ताई, मैं ये घर छोड़ दूंगी, मगर अपनी पहचान छोड़कर नहीं जाऊंगी। उस रात घर में कोई नहीं सोया। सुबह रेशमा ताई को अचानक चक्कर आया। अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट में कुछ गंभीर नहीं था, बस मानसिक थकावट। अस्पताल के गलियारे में अन्नू उनके पास बैठी रही, बिना शिकायत, बिना आरोप। और वही रेशमा ताई ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़की दुश्मन नहीं, आईना है। अस्पताल से लौटने के बाद घर में शांति तो थी, मगर यह शांति तूफान से पहले की थी। रेशमा ताई अब 2 रास्तों के बीच खड़ी थी, या तो वे अपने अहंकार को बचाएं या अपने बेटे का भविष्य। और अन्नू अब ये जान चुकी थी कि असली लड़ाई जीतने के लिए चिल्लाना नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े रहना पड़ता है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां किसी एक का झुकना तय था, मगर सवाल यह नहीं था कि कौन झुकेगा, सवाल ये था कि झुकने के बाद कौन टूटेगा और कौन बदलेगा। और यही सवाल आग बनकर सब कुछ बदल। अस्पताल से लौटने के बाद घर की दीवारें वही थी, फर्नीचर वही था, तस्वीरें वही थी, मगर उन सब के बीच जो हवा बह रही थी वह बदली हुई थी। रेशमा ताई अब पहले जैसी तेज चाल से नहीं चलती थी। उनकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था, और अन्नू अब पहले जैसी सहमी हुई बहू नहीं रही थी। दोनों एक ही छत के नीचे थी, लेकिन दोनों के भीतर अलग अलग तूफान चल रहे थे। सनी इस बदलाव को सबसे ज्यादा महसूस कर रहा था, क्योंकि वह पहली बार समझ रहा था कि घर सिर्फ ईंटों से नहीं, बल्कि सोच से बनता है, और जब सोच टकराती है तो दीवारें भी हिल जाती हैं। रेशमा ताई रात को देर तक जागती रहती, पुराने एल्बम निकालती, अपनी कॉलेज की तस्वीरों को देखती, जहां वे साड़ी में नहीं, सलवार कुर्ते में थी। आंखों में सपने थे और हाथों में किताबें। उन्हें याद आता कि कैसे उन्होंने कभी समाज से सवाल किए थे, कैसे उन्होंने भी कहा था कि औरत को चुप नहीं रहना चाहिए। मगर फिर वही रेशमा ताई एक दिन ये तय कर बैठी कि चुप्पी ही समझदारी है, और वही चुप्पी धीरे धीरे उनका हथियार बन गई। अन्नू ये सब देख रही थी। वह समझ रही थी कि यह लड़ाई सास से नहीं, बल्कि उस डर से है जो रेशमा ताई के भीतर सालों से पल रहा है। एक शाम जब सनी ऑफिस से जल्दी लौटा तो उसने देखा कि रेशमा ताई और अन्नू आमने सामने बैठी हैं। कोई बहस नहीं, कोई ताना नहीं, बस एक लंबी चुप्पी। सनी ने पहली बार महसूस किया कि यह चुप्पी पहले वाली नहीं है, ये चुप्पी टूटने के लिए तैयार है। रेशमा ताई ने अचानक कहा कि अन्नू, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों नहीं सह पाती थी। अन्नू ने सिर उठाया। आंखों में सवाल था मगर आवाज में सम्मान। रेशमा ताई ने कहा कि क्योंकि तुम मुझे मेरी याद दिलाती हो, उस रेशमा की जो मैं कभी थी।
और जिसे मैंने खुद मार दिया। ये सुनकर अन्नू की आंखें भर आई। उसने कहा कि ताई, मैं आपको हराना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस घर में सच को सांस लेने की जगह मिले। रेशमा ताई की आंखों से आंसू गिर पड़े। यह आंसू कमजोरी के नहीं थे, यह आंसू स्वीकार के थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि समाज बाहर खड़ा था, रिश्तेदारों की नजरें, लोगों की बातें, और वही समाज जिसने रेशमा ताई को सालों पहले चुप कराया था, अब अन्नू को भी उसी रास्ते पर धकेलना चाहता था। एक पारिवारिक कार्यक्रम में जब रेशमा ताई और अन्नू साथ पहुंची, तो फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। किसी ने कहा बहू ज्यादा बोलती है, किसी ने कहा सास अब कमजोर हो गई है। और वही रेशमा ताई के भीतर आखिरी परीक्षा शुरू हुई। क्या वे फिर से समाज के डर से झुक जाएंगी या इस बार सच के साथ खड़ी होंगी? जब मंच पर बोलने की बारी आई तो सबको उम्मीद थी कि रेशमा ताई पुराने विचारों की रक्षा करेगी, मगर उन्होंने माइक थामते ही कहा कि पढ़ी लिखी बहू घर तोड़ती नहीं है, घर तक टूटता है जब सास अपने डर को संस्कार कहने लगे। पूरा हॉल सन रह गया। अन्नू की सांस रुक गई, सनी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। रेशमा ताई ने आगे कहा कि मैंने अपनी बहू को नहीं, बल्कि खुद को परखा है, और आज मैं मानती हूँ कि नई पीढ़ी को दबाने से परंपरा नहीं बचती, वह सड़ जाती है। उस दिन रेशमा ताई ने सिर्फ बहू का साथ नहीं दिया, उन्होंने अपनी पुरानी हार को स्वीकार किया। घर लौटते वक्त कार में कोई नहीं बोला, मगर वह चुप्पी अब बोझ नहीं थी, वह राहत थी। घर पहुंचकर रेशमा ताई ने अन्नू के सिर पर हाथ रखा और कहा कि अगर कभी मैं फिर से डर के कारण गलत करूं तो मुझे रोक लेना, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ डिग्री नहीं देती, हिम्मत भी देती है। अन्नू रो पड़ी। सनी ने दोनों को देखा और पहली बार उसे लगा कि उसका घर सच में घर बन गया है। मगर यह कहानी किसी परीक्षा की तरह अचानक खत्म नहीं होती, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता। अगले दिनों में भी ताने आए, सवाल उठे, मगर इस बार अन्नू अकेली नहीं थी, रेशमा ताई उसके साथ खड़ी थी, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। एक दिन अन्नू ने रसोई में चाय बनाते हुए कहा कि ताई, आज आपकी चाय में शक्कर ज्यादा है। रेशमा ताई हंस पड़ी, वही हंसी जो सालों बाद सच्ची थी। इस हंसी में कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। और उसी पल ये साफ हो गया कि यह कहानी सास की हार या बहू की जीत की नहीं है। ये कहानी उस आग की है जो जलाती नहीं, रोशनी देती है, उस चुनौती की है जो तोड़ती नहीं, जोड़ती है, और उस बदलाव की है जो एक घर से शुरू होकर सोच तक पहुंचता है। रेशमा ताई ने सीखा कि पढ़ाई अगर अहंकार बन जाए तो जहर है, और अन्नू ने साबित किया कि शांति अगर सच के साथ हो तो सबसे बड़ी बन जाती है। और सनी ने ये समझा कि सही पति वही नहीं जो बीच में फंसा रहे, बल्कि वही है जो सही के साथ खड़ा हो। यही इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि यही इसकी जीत है।